हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्नर्स क्लब। तो आज हम करने जा रहे हैं उस सवाल का प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th का। सब्जेक्ट है मैथ्स। इसके सॉल्यूशन हम फुल एक्सप्लेन करेंगे इसमें आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। इसमें हमने क्या किया, हर एक सेक्शन की अलग अलग वीडियोस डिवाइड कर दी हैं जिससे कि लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो उस समय पे। तो हम सब सेक्शन ए सेपरेट करेंगे, सेक्शन बी सेपरेट, सेक्शन सी सेपरेट, डी एंड देन ई। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, n square minus 1 is divisible by 8 if n is। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर n square minus 1 डिविजिबल बाई 8 है तो n क्या होगा। एक इंटीजर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एक ऑड इंटीजर होगा या फिर एक इवन इंटीजर होगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। तो लेट कर लिया हमने x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ पे पहले से ही मान के चल रहे हैं कि n एक ऑड इंटीजर है। अगर n एक ऑड इंटीजर है तो हम n को लिख सकते हैं 2p प्लस 1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर प्लस 1 हम लिख सकते हैं n को, वेयर p इज एन इंटीजर। हमने p को क्या मान रखा है, यहाँ पे एक इंटीजर मान रखा है। अब x हमारा क्या था, n स्क्वायर माइनस 1 था। n को रिप्लेस कर देंगे हम 2p प्लस 1 से, तो ये हो गया हमारा 2p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। होल स्क्वायर ओपन किया हमने, 4p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4p माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया हमारा। देन हमारा आ गया यहाँ पे 4p प्लस 4। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, 4p कॉमन आ रहा है तो 4p कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बच गया हमारा p प्लस 1। अब p एक इंटीजर है तो p को अगर मैं 0 पुट कर दूँ, अगर यहाँ पे p 0 पुट हो गया तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, क्योंकि ये x ही था जो कि 4p p प्लस 1 आया था। तो यहाँ से पता चल गया कि जो है ये डिविजिबल बाई 8 है x, और x था क्या हमारा एक्चुअल में, n स्क्वायर माइनस 1 था। अब अगर p को मैं माइनस 1 पुट कर दूं यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 देन माइनस 1 प्लस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 0 होता है तो ये फिर से 0 आ गया, जो कि फिर से डिविजिबल है 8 से। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमने माना था n एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो वो ऑड इंटीजर ही होगा। तो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट फॉर एवरी ऑड इंटीजर n मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, विच मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो हैंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सी जो था हमारा वो एक करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू कंपोजिट इंटीजर्स a एंड b हमारे दो कंपोजिट इंटीजर्स है, विच कैन बी रिटन एज a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। और x और y यहाँ पे हमारे क्या है, एक प्राइम नंबर्स है। देन HCF ऑफ a कॉमा b इज व्हाट। तो HCF ऑफ a कॉमा b निकालना है। a और b हमें यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब a हमारे पास था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b हमारे पास था एक्स वाई क्यूब, जहाँ पे x और y क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं। ये लिख लिया हमने HCF ऑफ a कॉमा b विच इज इक्वल्स टू HCF ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब। तो HCF ऑफ a कॉमा b क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। और ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया, बी। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0 are equal then what। तो हमें बताना है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a 0 होगा और उसके जीरोस क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि उसके दो जीरो अल्फा और बीटा अगर है तो वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस इक्वल हैं। तो जब इक्वल होते हैं तो d हमेशा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा वो 0 होता है। और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 4ac आ गया। अब हेयर b स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, क्योंकि b का स्क्वायर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। उसका मतलब है कि 4ac नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर 4ac नेगेटिव नहीं हो सकता तो a और c दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर एक भी इन दोनों में से अपोजिट साइन के ये दोनों हो गए
तो सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और वो पॉसिबल नहीं है बी स्क्वायर के लिए। तो इसलिए इन दोनों का साइन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। किन दोनों का, ए और सी का। तो ये ऑप्शन हमारा सी है जिसमें सी एंड ए हैव द सेम साइन। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर होगा, सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उनमें से किस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो 3 है, यानी कि जो उसके दो रूट्स हैं उनका सम क्या होगा, 3 होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है रूट है 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ वन इज 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम सॉरी, जैसे कि हमें पता है कि वी कैन एक्सप्रेस द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। हमें जैसे कि पता है हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिसमें भी हमारा सम ऑफ जीरोस 3 होगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सम ऑफ जीरोस आ गया हमारा -3, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। अब सेकेंड वाले बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, जो कि था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि उसी फॉर्म में बनाने के लिए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको और इस वाली इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, 3। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि सम ऑफ रूट्स जीरोस फैक्टर्स एक ही बात है इक्वेशन के लिए। तो जीरोस और रूट्स जो है हमारे 3 हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन अ रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन दी। तो हमें बताना है कि जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो रेशियो 1:2 में कट हो रही है। तो जो पॉइंट है जो इसको काट रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो हम इधर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी इनको नाम दे दिया और सी उसको दे दिया जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। ये रेशियो दे रखी है हमें 1:2, 7, -6 और 3, 4। तो बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 × 3 + 2 × 7। ये सारा आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से हमारा सी पॉइंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे यहाँ पर 17/3, -8/3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर, इन दी फिगर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमारे पास फिगर दे रखी है जिसमें एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और यहाँ पे एस टी पैरेलल है क्यू आर के। पॉइंट एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:5। जो S है ये पॉइंट, ये पी क्यू को डिवाइड कर रहा है 4:5 रेशियो में, और एस टी हमें यहाँ पे दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ क्यू आर। तो लेंथ क्यू आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो हम चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लिया हमने एस टी पैरेलल टू क्यू आर। हमने इसमें लिखकर दिखा रखा है आपको गिवन टू फाइंड प्रूफ, बट एमसीक्यू है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफली सॉल्व करिएगा, बट फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। गिवन है हमारे पास एस टी पैरेलल टू क्यू आर और पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू 4/5 एंड एस टी इज इक्वल्स टू 1.6 सेंटीमीटर। ये सब हमारे को गिवन है, फाइंड करना है हमारे को क्यू आर। अब जैसे कि हमें गिवन था पी एस अपॉन एस क्यू 4/5, तो यहाँ से अगर इसको उल्टा कर दें हम तो ये क्या हो जाएगा, एस क्यू अपॉन पी एस हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 5/4। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर लेते हैं।
एस क्यू अपॉन पी एस प्लस वन, और राइट साइड पे भी ऐड कर लेंगे 5/4 + 1। अब देखो एस क्यू एलसीएम लोगे तो हो जाएगा एस क्यू प्लस पी एस अपॉन पी एस, और राइट साइड पे हो जाएगा 9/4। अब आप चेक करो फिगर में, एस क्यू प्लस पी एस क्या बन रहा है हमारा, पी क्यू बन रहा है, तो यहाँ से पी क्यू अपॉन पी एस क्या आ गया हमारा 9/4। अब फिर से आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा पी एस अपॉन पी क्यू 4/9 आ जाएगा। अब ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल पी एस टी एंड पी क्यू आर, ये है ट्रायंगल पी एस टी और बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें एंगल पी कॉमन है, तो वो लिख लिया हमने एंगल पी एंगल कॉमन। 1 = 2 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 = 4 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। तो 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, तो यहाँ से आ गया बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी एस टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम देखते हैं आगे जो हमें फाइंड करना था, उसमें क्या करना है। अब पी यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी क्यू एस टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर, क्योंकि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं हमारी। तो पी एस अपॉन एस क्यू हो गया, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू आर आ गया। पी एस अपॉन पी क्यू है 4/9, एस टी है हमारा 1.6, ये हमारा क्यू आर आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आ रही है 3.6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ऑप्शन सी जो था इसमें हमारा वो क्या था 3.6 था, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इन मीटर्स। तो एक टावर है जो जिसकी हाइट क्या है हमारे पास 150 मीटर, उसके टॉप से जो पार्किंग का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें बताना है किस डिस्टेंस पे वो कार खड़ी होगी। ये एक हमने टावर बना लिया ए बी, हाइट हमारी 150 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। अब यहाँ से ये 30 है तो ए डी पैरेलल बी सी का कंसेप्ट लगा के आ गया, बी सी ए एंगल भी 30 आ गया, ये ट्रायंगल ए बी सी में। अब ए बी 150 था, बी सी को मान लेते हैं हम डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे वो टावर से किस डिस्टेंस पे कार है, तो बी सी को हमने ले लिया यहाँ पे x। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम 10-30 अप्लाई कर दें तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए ए बी, और बेस है बी सी, तो 1030 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। 1030 होता है 1/√3। ए बी लिख लिया क्योंकि ए बी है हमारे पास 150, तो ए बी हमारा डाल देंगे हम 150, और बी सी हमने x लिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 150√3 मीटर। अब x था क्या हमारा, डिस्टेंस था कार का टावर से, तो ये ऑप्शन हमारा बी हो गया यहाँ से 150√3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी देन वैल्यू ऑफ cos a plus b इज व्हाट। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ अगर एक राइट एंगल सी है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री हो गई। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। यहाँ से एंगल ए प्लस बी की वैल्यू हम अगर सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन में हम अप्लाई कर देते दोनों तरफ cos, तो cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 90 आ गया। cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो यहाँ से cos a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9th में बोल रहे हैं इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर एंगल डी इज इक्वल्स टू क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं दो ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड क्यू आर पी। इसमें हमें दे रखा है एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ई और आर आपस में इक्वल है।
अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं डी ई एफ एंड क्यू आर पी में, डी हमारा क्यू के इक्वल गिवन, ई हमारा आर के इक्वल गिवन, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से डी ई अपॉन क्यू आर आ गया, ई एफ अपॉन आर पी आ गया एंड डी ई अपॉन क्यू पी आ गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, वहाँ पे हमें दे रखा है डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन पी क्यू। अब क्योंकि नेमिंग पे डिपेंड करते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर, तो इसमें इधर दे रखे डी ई अपॉन क्यू आर और डी एफ अपॉन पी क्यू, बट होना क्या चाहिए क्यू पी, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी, AB is a common tangent to the circles touching them at A and B, then find the value of APB। ये दो सर्कल बना लिए हमने जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं कॉमन पॉइंट P पे, और इन दोनों को टच करते हुए एक टेंजेंट जा रही है जो कि है AB टेंजेंट। ठीक, ये हमने गिवन लिख लिया है, सब गिवन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन हमने ज़रूर किया वो मैं बता देता हूँ। ये जो P पॉइंट है इससे एक टेंजेंट पास कराई है हमने जो कि AB टेंजेंट जो थी उसको कट कर रही है पॉइंट M पे, और ये ट्रायंगल APB बन रहा है। अब यहाँ से MA और MP इक्वल होंगे क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल होते हैं। अब सिमिलरली MB और MP भी इक्वल होंगे, सेम रीजन आ जाएगा इसमें भी। सिंस अगर MA और MP इक्वल थे, ये MA और MP इक्वल है, तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में देखें AMP ट्रायंगल में, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे हमारे, एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, तो यहाँ से आ गया हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारा था एंगल MB इज इक्वल टू MP, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे, सेम रीजन है उसमें भी। अब इन ट्रायंगल APB, हम एक बार ट्रायंगल APB में आ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 13 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब APB दो एंगल को बना के मिल रहा है 2 और 4 को, तो उसको लिख लिया 2 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं। 1 की जगह 2 लिख लिया, 3 की जगह 4 लिख लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 180 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 हो गया। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमारा 90 आ गया, सॉरी। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 को मिला के क्या बन रहा है, एंगल APB, तो यहाँ से हमारा एंगल APB क्या आ गया 90, तो ऑप्शन सी हमारा 90 था, वो इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दे रखा था हमें, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं कोसेंट्रिक जिसमें एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी और स्मॉलर के लिए वो टेंजेंट का काम करेगी। ये फिगर मैंने बना दी है, दो सर्कल ले लिए जिसमें बड़े वाले की रेडियस 5 है, छोटे वाले की 3 है, हमें यहाँ पे BC की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें OA रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल लेट कर लिया, OB को लार्जर सर्कल लेट कर लिया, CB को कॉर्ड मांग लिया हमने। ठीक, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया। और CB क्या करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। अब CB उसके लिए टेंजेंट है, तो एंगल OAB हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये OAB जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है, OAB क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके जो AB आई है हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारी ACB 4 सेंटीमीटर होगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो CB बन जाएगी 8 सेंटीमीटर, जो कि लार्जर सर्कल की क्या है हमारी कॉर्ड का काम कर रही है। तो यहाँ से कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड के आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है हमारा। ठीक,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। अब एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जिसमें एंगल है P किसी भी सर्कल का और रेडियस है R। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा एंगल जो होता है वो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें P, तो P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन हमें है नहीं इस क्वेश्चन में गिवन, तो क्या करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा P अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर, P अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर, और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज इतना। अब एक स्फीयर की वॉल्यूम हमें दे दी है और रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम क्या दे रखी है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 12 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 12 कट हो गया, ये हो गया 3 आ गया, तो यहाँ से आ गया 1/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 3 एंड आर क्यूब इज इक्वल टू 9। तो यहाँ क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो आर आ गया 9 की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहे हैं, इन दी फॉर्मूला एक्स बार विच इज इक्वल टू ए प्लस summation of xi di upon summation of fi for finding the mean of grouped data di's are the deviations from a of। तो इसमें हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसमें बताना है कि a जो है वो होता क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास मान। तो हमें पता है कि ये क्या होता है, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है, सविता हैज अ लैम्प प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हर स्क्वायर यार्ड, साइड मेजरिंग 20 मीटर। The light of lamp covers a circle of radius 10 meter on yard. Then find the area of yard that is not lit by the lamp is। तो एक लैंप है जिसकी एट द सेंटर ऑफ, एक लैंप पड़ा है स्क्वायर यार्ड के सेंटर पे और उसकी जो लाइट है वो कवर करती है 10 सेंटीमीटर की रेडियस में, अपनी रोशनी फैलाती है वो। तो हमें बताना है किस एरिया में उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाएगी बेसिकली। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर यार्ड हमें दे रखी 20 मीटर और लाइट ऑफ लैम्प कवर्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर दे रखी, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखी है 10 मीटर। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर यार्ड विच इज साइड स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 400 मीटर स्क्वायर। फिर हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल कवर्ड बाय लैम्प। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारी 10 है, तो यहाँ से इसका एरिया आ गया 100 पाई मीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहे हैं जिस एरिया में रोशनी नहीं पहुँच पाएगी लैम्प की, तो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो कि लैंप कवर कर रहा है। तो एरिया ऑफ यार्ड नॉट लिट बाय लैंप इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर यार्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कल कवर्ड बाय लैंप। तो 400 माइनस 100 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। यानी कि अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हम सबको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर किसी की होने की संभावना पी है तो ना होने की संभावना क्या हो जाएगी, टोटल में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस
कैन नेवर बी, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं क्या नहीं हो सकती, लेस देन 0, लेस देन 100, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, एनीथिंग बट अ होल नंबर, तो किसी की भी 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 17 का बी हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ 9 sec square a माइनस 9 10 square a इज, तो ये दे रखा था हमें 9 sec square a माइनस 9 10 square a, 9 कॉमन ले लिया, क्या आ गया sec square a माइनस 10 square a। अब हम सबको पता है एक आइडेंटिटी होती है sec square a माइनस 10 square a जो कि क्या होती है 1, तो यहाँ पे sec square a माइनस 10 square a की जगह 1 डाल दिया, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ 9, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो गया। 18 and 20 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो वो देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन दे रखे द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657 इज 2233 सिंगल 8, यानी कि 22338, और रीजन क्या दे रखे थे, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। अब इसमें हमें पता ही है असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं हमेशा, both A and R are true and R is correct explanation of A and R are true, R is not correct explanation of A, C होता है हमारा A is true, R is false, D होता है A is false and R is true। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि दोनों ही आप अपने आप में सही है, असर्शन भी सही है जिसमें एलसीएम की बात की गई है आप सॉल्व कर लोगे तो अगर, और रीजन भी सही है जिसमें HCF की बात कर रहे हैं, बट रीजन ट्रू नहीं है, उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, द लाइंस, इसमें सजेशन दे रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is divided by the y axis in the ratio k:1 is called section formula। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p and q is divided by the y axis in the ratio 3:5। सेम वही 4 ऑप्शन है इसमें भी जो 19th क्वेश्चन में थे, तो इसमें जो असर्शन है हमारा वो फॉल्स होगा, क्योंकि जो सेक्शन फार्मूला की डेफिनेशन है वो ये नहीं होती है, वो एक फार्मूला होता है, और जो रीजन है इसका वो सही होगा। आप सॉल्व कर लोगे सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करोगे तो यही रेशियो आएगी जो इसमें हमें दे रखी है, तो इसमें ए फॉल्स हो गया और आर ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हमारा सेक्शन बी, सी, डी और ई कवर है, आप उनको भी ठीक से देख लेना, और बोर्ड आने ही वाले हैं तो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।